गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 79 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ की। आप फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जैसे ये 79 नंबर का टेस्ट है, आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अल्तमश कबीर, वीके बिष्ट, मुनीश्वर नाथ भंडारी, एन.वी. रमना। ये सारे न्यायमूर्ति हैं। देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी मुजफ्फरपुर, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जो जिला है वो शामली होना चाहिए, यानी दूसरा वाला गलत है, यही अपना आंसर है। सबसे जो उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, तो बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। इंटरनेशनल टाइगर डे किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29, 29, 29, 29, 29 जो डेट है वो कॉमन है, लेकिन इसका आंसर है जुलाई, 29 जुलाई। तो हर साल 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बिल्ली की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने तथा बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, अभी हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ निम्नलिखित में से किसने बरामद किए हैं? बीएसएफ, एनएसजी, सीआईएसएफ या आरपीएफ? रेलवे पुलिस फोर्स ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जो है बरामद किए हैं। देखिए, नशीले पदार्थ के खतरे पर विशेष ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महीने का जो है अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में प्रारंभ किया गया था और रेलवे सुरक्षा बल ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग तस्करों को निशाना बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से देश भर में ट्रेनों व चिन्हित ब्लैक स्पॉट जो होते हैं उनमें अपनी जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दिया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस और आरओ दोनों की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की सीमा से लगा है, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है और इसके अलावा कौन शामिल है इसमें? छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सटे जो राज्यों की संख्या है वो 4 है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 6 ये पॉलिटी का सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय जो है किसको कहा है? और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछा हुआ है। आर्टिकल 32 को कहा है इनमें से कौन सा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उनको जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय थे वो, और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। अनुच्छेद 32 जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था, यानी जो रिट व्यवस्था है जिसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसी को कहा है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र के समर्थकों में जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय आदि नेता शामिल थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने हेतु सर्वाधिक काम किया। उन्होंने ही भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। इसलिए सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। यह आसान सा प्रश्न है। एक स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और महिला की पूछी जाए तो मीरा कुमार। तो पूरा नाम है इनका गणेश वसुदेव मावलंकर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत की स्वाधीनता के पश्चात लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे ये। अपने कार्यकाल में उन्होंने संसदीय परंपराएं स्थापित की। उन्हें दादा साहेब के नाम से जो है जाना जाता है। गणेश वसुदेव मावलंकर ने एक अधिवक्ता के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन जो है शुरू किया था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे कई भाषाओं के जानकार थे। गणेश वसुदेव मावलंकर का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1888 को गुजरात के बड़ोदरा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वां संविधान संशोधन, 61वां, 86वां, 92वां। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश का जो युवा है, ठीक है, उस युवा वर्ग को अपनी भावनाएं व्यक्त करने, ठीक है, का जो है अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रिया का वो अंग बन सके। 10वां प्रश्न है, आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है? गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या नीति आयोग? तो मंत्रालय की बात हो रही है तो नीति आयोग को तो वैसे हटा दीजिए। आयुष मंत्रालय इसका आंसर है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्षेत्र का विस्तार शामिल है। देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती हैं वो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वित्तीय रूप से योगदान करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है क्या? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम। सी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अगले साल से यानी 1946 में इसने अपना काम जो है करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है, ठीक है, या उसके द्वारा किया जाता है। 12वां प्रश्न है, इबोला वायरस से रिलेटेड। इबोला वायरस के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? यह जीनस इबोला वायरस के भीतर वायरस के एक समूह के संक्रमण के कारण होता है। इस रोग में मानव से मानव में संचरण संभव नहीं है। मतलब अगर एक बंदे को इबोला है तो दूसरे बंदे को वो इबोला नहीं फैला सकता। बिल्कुल फैला सकता है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट।
ये एक जूनोटिक डिसीज़ भी है इबोला, ठीक है। मतलब जानवर से जो है इंसान में भी जा सकता है ये, और इंसान से इंसान में भी जा सकता है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि करेक्ट पूछा है। देखिए, इबोला वायरस, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है, और यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव से मानव में संचरण करता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यह आमतौर पर लोगों और मानव आदिम को जो है प्रभावित करता है, जैसे कि बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी को। यह जीनस इबोला वायरस के भीतर वायरस के एक समूह के संक्रमण के कारण होता है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, ये पशु से मानव में भी हो सकता है, यानी जानवर से इंसानों में जा सकता है, और इंसानों से इंसानों में तो जा सकता है। तो पशु से मानव संचरण इसका देखें तो इबोला का संक्रमण जो है उन जानवरों के रक्त, स्राव, अंगों तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से, जैसे कि फ्रूट बैट, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, वन मृग के साथ जो है निकट संपर्क के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। अच्छा, यह जो वायरस है वो निष्क्रिय या मृतप्राय अवस्था में पाए जाते हैं या वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इबोला जो है सीधे संपर्क के साथ फैलता है, ठीक है। जो व्यक्ति इबोला से बीमार है या उसकी मृत्यु हो गई है, यानी जिसको इबोला है वो दूसरे को भी इबोला जो है फैला सकता है। वो फैलेगा कैसे? टूटी हुई त्वचा से या श्लेष्मा झिल्ली के कारण। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मानव से मानव संचरण इसका हो सकता है। इकोनॉमी का सवाल है ये। पूंजी अपर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटे को अवशोषित करने के लिए बैंकों की क्षमता का आकलन करता है। कौन सा करेक्ट है? पूंजी अपर्याप्तता अनुपात CAR, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। इस तरह के टर्म वाले अगर एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिलते हैं तो अधिकतर दोनों सही हो जाते हैं उनके, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो पूंजी अपर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो CAR बैंक की उपलब्ध पूंजी बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में जो है व्यक्त करने का एक उपाय है। और कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह माप है जो बैंकों की घाटे को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन जो है करता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और विश्व भर में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो पहला वाला भी करेक्ट है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, और शीर्ष स्तर पर बंदूक लाइसेंस का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है। देखिए, 21 वर्ष है, ठीक है। मत देने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन बंदूक का लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय, दूसरा भी गलत है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो अगर भारत में आपको बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करना है तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, और बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला बारूद के अधिग्रहण करने, हथियाने या ले जाने के अपराध के लिए जुर्माने के साथ साथ जो कारावास की सज़ा है वो 7 साल से लेकर 14 साल के बीच कर दी गई है। गैरकानूनी निर्माण करना, बिक्री और हस्तांतरण के लिए कम से कम 7 साल की सज़ा है, ठीक है, जिसे जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। शीर्ष स्तर पर जो बंदूक लाइसेंस का प्रशासन करता है वो गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, ना कि रक्षा मंत्रालय। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला ही करेक्ट है, केवल पहला भी इनकरेक्ट है, ठीक है, दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है? 150 दिन, 100 दिन, 365 दिन, यानी 1 साल हो गया पूरा, 200 दिन। सवाल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है बस। 100 दिनों का रोजगार। तो देखिए, मनरेगा जो है दुनिया के सबसे बड़े गारंटी कार्यक्रमों में से एक है, और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि केवल BPL, गलत है स्टेटमेंट,
ठीक है, किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और ग्रामीण भारत में रहने वाले किसी भी परिवार के सभी वयस्क सदस्य जो 18 वर्ष या उससे ऊपर हैं, ठीक है, मैनुअल अकुशल कार्य करने के पात्र हैं, यानी 18 साल तक उम्र होनी चाहिए और उससे अधिक। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत सरकार के साथ निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन है वो? विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या नासा है? वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक और कौन? भारत सरकार। इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए, यह जो परियोजना है वो भारत सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी उपलब्ध कराना। और यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए। तो ऊर्जा के दो स्रोत, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। परमाणु ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है, घरेलू अपशिष्ट गैर पारंपरिक स्रोत है, यही आंसर है। कोयला पारंपरिक, प्राकृतिक गैस पारंपरिक, बी है आंसर। तो ये मिक्स करके पूछ लेता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, तो ये ऐसे ही पूछ लेगा 4 ऑप्शन में। तो देखिए, ऊर्जा के अगर हम पारंपरिक स्रोत की बात करें, यानी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तेल में पेट्रोलियम लगा लो। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कृषि और घरेलू अपशिष्ट ऊर्जा के जो है गैर पारंपरिक स्रोत हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। देखिए, भारत नहीं है, भारत है 5वां। पहला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में इथेनॉल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका पहले पे, ब्राज़ील दूसरे पे, यूरोपियन यूनियन तीसरे पे, चीन चौथे पे और भारत है 5वां इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक ये है वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना, ए कहाँ से हो गया? देखिए, विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो है बनाया गया है कि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु क्या कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की है ये। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है ये, और अंतिम प्रश्न है 2 स्टेटमेंट वाला, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ब्लॉकचेन के संबंध में प्रश्न है। ब्लॉकचेन न केवल क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, बल्कि ब्लॉकचेन वास्तव में अन्य प्रकार के लेन देन के बारे में डेटा संग्रहित करने का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका है। तो इतनी अच्छे से इसकी डेफिनेशन दी है कि लग रहा है कि करेक्ट ही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग एक उम्मीदवार के लिए मतदान में भी किया जा सकता है। ये सकता है केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट थोड़े से होते हैं कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, मतलब द्वंद्व में डालने वाले, लेकिन सही है ये, और पहला भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, तो सी है इसका आंसर। तो ब्लॉकचेन न केवल क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, बल्कि ब्लॉकचेन वास्तव में अन्य प्रकार के लेन देन के बारे में डेटा संग्रहित करने का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका है।
और वास्तव में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग संपत्ति के आदान प्रदान, बैंक लेन देन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट अनुबंध, आपूर्ति श्रृंखला और यहाँ तक कि एक उम्मीदवार के लिए मतदान में भी किया जा सकता है। तो इसको याद रखिए, कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ लो एग्ज़ाम में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा आप, डेली यूट्यूब सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ इसका नहीं चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।